जो हमने यहाँ तक पढ़ा था संसद की भूमिका पेज नंबर 34 तक, तो आज आगे पढ़ते हैं। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, क्योंकि लोकतंत्र के सारे प्रतिनिधि चुनकर संसद में बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है, चिन्ह है। ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में भारत जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, हमने अपने अपने क्षेत्रों से अपने लोग भेजे हैं चुन करके, जो कि आगे संसद में बैठते हैं और हमारे लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, तो सबकी प्रक्रिया एक तरह की है। लोकसभा के लिए हों, चाहे विधानसभा के लिए हों, चाहे पंचायत के लिए हों, सारे चुनाव एक जैसे ही होते हैं, आपको पता है। तो आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 में दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र बनाया होता है। जैसे हमारे हिमाचल में लोकसभा के लिए हमारे पूरे हिमाचल को लोकसभा के लिए 4 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी तरह से पूरे भारत को अलग अलग हर राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कम ज़्यादा संख्या हो सकती है निर्वाचन क्षेत्रों की। जैसे हमारे यहाँ से लोकसभा के लिए 4 और राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं। तो सारे निर्वाचन क्षेत्रों, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ से इस समय कांगड़ा से श्री शांता कुमार जी हमारे एमपी हैं, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। ठीक है ना, जैसे शांता कुमार जी बीजेपी से हैं, तो इसी तरह से अन्य किसी जो भी दल जीतता है उसका सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए नियुक्त होता है। अब आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से अच्छी तरह से समझें। ये है 17वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 2019। ठीक है, जो अभी हमारे पिछले साल हुआ है, ये अभी 2020 लगा है, तो ये पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे उसका परिणाम है। ठीक है, राजनीतिक दल देखो, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 303 मिले हैं, कांग्रेस को उसके बाद उससे कम 52 मिले हैं, इसके बाद डीएमके को 24, तृणमूल कांग्रेस को 22, किसान कांग्रेस पार्टी को 22, शिवसेना को 18, जेडीयू को 16, बीजेडी को 12, बसपा को 10, टीआरएस को 9, 5, मतलब कि इस तरह से सबको अपने अपने, किसी को एक एक भी मिला हो, कहीं 2, 3, 4, तो सबको मिले हो। पर सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को 303। तो यानी कि जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, मतलब कि देश का जो भी है कारोबार, जो भी है व्यवस्था है, उसको कौन संभालेगी? जिसके पास जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। यहाँ पे औरों को सबको कम है, सबसे ज़्यादा भाजपा को मिले हैं, इसलिए देश में किसकी सरकार बनी? भाजपा की। और हमारे प्रधानमंत्री पुनः कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी। तो कुल सीट्स हैं हमारी 543। मैंने आपको बताया था लोकसभा में होती है 545, पर यहाँ है 543। दो जो
वो होते प्रतिनिधि होते हैं, वो उनको चुना नहीं जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा भेजे जाते हैं, और फिर ये नंबर जो है वो 243 से बढ़कर 245 हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपने कर लिए हैं। किस राज्य की सांस्कृतिक, ये आप खुद करके देखना। ये वाले क्वेश्चन आंसर जो हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर आप खुद करके देखना। ये है बेटा, देखो 70वीं, ठीक है, ये कौन सी है, ये है 70वीं लोकसभा। और अब देखो नीचे, ये है 15वीं लोकसभा। ठीक है, तो ये 2009 की बात है, 10 साल पहले की बात है, यानी कि दूसरी बार इलेक्शन हो गए उसके बाद। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल, अब एक हैं राष्ट्रीय दल और एक हैं राज्यीय दल। तो राष्ट्रीय दल वो होते हैं जो पूरे भारत में होते हैं, मतलब कि पूरे राष्ट्र में ही होती हैं ये जो दल है। और जो राज्य दल होंगे वो किसी क्षेत्र, किसी एक आधे राज्य या 2 राज्य में ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, वो राज्य दल होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल भी बोलते हैं। तो चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य, सांसद, MP कहलाते हैं। क्या क्या प्रश्न लिखो कि लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो इसको आपको सांसद और MP दोनों बताना है। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो संसद, सांसद बोलते हैं इनको, या MP बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, अब ये लोग क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। सबसे पहले इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट निकल गया, किसको कितनी सीटें मिली, किस दल को कितना मिला, वो आ गया। उसके बाद क्या करना है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप लिख लो प्रश्न, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है, तो उनको बहुमत मिलना चाहिए, यानी कि किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए अगर उसको अपनी सरकार बनानी है। उसको कम से कम उसके पक्ष में, मतलब कि उसकी तरफ से 272 सदस्य जो वो उसको समर्थन देने चाहिए, तो वो अपनी सरकार जो है वो बना पाते हैं। तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त, इसको बोलते हैं बहुमत। क्या बोलते हैं, बहुमत, यानी कि सबसे ज़्यादा मत किसको मिले हैं, मत यानी कि वोट। चूँकि लोकसभा में कुल 543 ये हैं जिनका चुनाव हुआ, 543, और 2 सदस्य हैं जो मनोनीत सदस्य हैं, जो चुने गए हैं। ठीक है, उनका चुनाव नहीं हुआ, इन 2 सदस्यों होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है, तो एक होता है जो सरकार बनाता है और दूसरा दल जो होता है उसको कहते हैं विपक्षी दल। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। ठीक है,
तो कार्यपालिका क्या होती है? जो सरकार बनती है उसे ही हम कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि वो कार्य करवाती है, कार्यों का पालन करवाती है, कानूनों का पालन करवाती है, इसलिए उसको कार्यपालिका कहते हैं। ये जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। देखो, संसद कानून बनाती है और फिर जो लागू करवाएगी, जो कार्य करवाएगी, उसको हम कार्यपालिका कहेंगे। ठीक है, तो अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लिख लो प्रश्न कि सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। लिखो प्रश्न, सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। अच्छा, सबसे पहले सभी लोग मिलकर अपना मुखिया चुनेंगे, प्रधानमंत्री को चुन दिया। अब जो प्रधानमंत्री है वो अपनी पार्टी में से या जो उनको समर्थन दे रहे हैं सदस्य, उनमें से अपने लिए मंत्रियों का चुनाव करेंगे। अब जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सारे के सारे जैसे 545 है तो सारे के सारे मंत्री थोड़ी ना बन जाएंगे, मंत्री तो थोड़े ही होते हैं। तो उन मंत्रियों का, उनमें से जो सत्ताधारी दल है और जो उनका साथ दे रहे हैं, उनमें से जो सत्ताधारी दल है वो अपने लिए मंत्री चुनता है और इसका ये काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रश्न लिखो कि मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ये मंत्री जो है वो मिलकर प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं। जैसे मंत्री कौन से हो सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त, विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल का मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं। अब प्रश्न लिखो, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका है कि ऐसी सूरत में काफ़ी बार सरकार एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। इस सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार जो साझा मुद्दों पर। तो इसका उत्तर ये होगा। तुम वीडियो रोक के क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हो, फिर आगे चला सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखिए। ये देखो, तुम दो बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये वाली और ये वाली। तो इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। 1930 के दशक में बनाया गया है इनका निर्माण, यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, ये वाला इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। और उसके बाद है दायां वाला, ये वाला, तो नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ पे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय भी नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं इमारतें, ये वास्तव में भारत सरकार के कार्यालय हैं, जहाँ पे कि काम करते हैं। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, राज्य, तो राज्यसभा जो है वो राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा
भी कोई कानून बनाने और प्रस्ताव पेश करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूर हो तो उसमें संशोधन करता है। तो पहले जो कानून है जब वो बनता है तो पहले लोकसभा में जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाकर पहले कानून बनेगा, जब वहाँ से पास हो जाएगा, यानी कि जब सारे जो ज़्यादा सदस्य जो है वो उसके पक्ष में वोट डाल देंगे, फिर वो कानून जो है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो वापस उसको लोकसभा में भेज सकते हैं कि इसको आप फिर से चेक कर लो, उसको देख लो। तो इसलिए अगर इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अगर ज़रूरत हुई तो इसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। अब लिख लो अगला प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इसका उत्तर ये होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है ना, विधानसभा जो शिमला में है और जहाँ पे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जहाँ बैठते हैं उसको हम अपने राज्य की विधानसभा कहें, ठीक है। हर राज्य की अपनी अलग अलग विधानसभा है। पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है, हिमाचल की अलग है। तो हर सदस्य विधानसभा के जो MLAs हैं, जैसे हमारे यहाँ से विपिन परमार जी हैं, तो ये MLAs जो है वो मिल कर के एक सदस्य को चुनते हैं। एक नहीं, हमारे हिमाचल से 3 सदस्य हैं। हर राज्य के अपने अलग अलग संख्या होती है, कहीं से 4 हैं, कहीं से 10 भी होंगे, कहीं से 12 भी होंगे। हमारे हिमाचल से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से 3 सदस्य भेजे जाएंगे आगे राज्यसभा के लिए। तो हर राज्य से इसी तरह से, मतलब कि उन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम नहीं करते हैं, आम लोग नहीं करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि विधानसभा में होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या है 233 जो कि विधानसभाओं से चुन के आते हैं, पर जो बाकी के बचे 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो प्रश्न लिख लो कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो 12, ठीक है। और ये भी लिख लेना कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। आगे है ख, सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब ये काम है विपक्ष का, ठीक है। जैसे केंद्र में इस समय विपक्षी दल कांग्रेस है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में, यहाँ पे 2019 के इलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा सदस्य बीजेपी के थे 303, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कांग्रेस के थे। तो जो सबसे ज़्यादा बहुमत जिस पार्टी का होता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो दल होता है जिसके पास काफ़ी बहुमत है, दूसरे नंबर पे है, वो विपक्षी दल होता है। तो विपक्ष क्या करता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। आपको मतलब कि किसी भी विभाग से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से संबंधित
कोई जानकारी चाहिए, कितने पैसे आए, कितने पैसे कहाँ खर्च किए गए, तो उसके लिए प्रश्नकाल होता है, जहाँ पे कि जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, ठीक है, उनके विभाग के बारे में। तो सांसद सरकार के कामकाज की जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब सरकार। तो सरकार को कंट्रोल, क्योंकि सरकार के पास बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकती है, परंतु सरकार को भी सही मार्गदर्शन चाहिए और उसको एक कंट्रोल चाहिए कि वो सही दिशा में चले। तो उसके लिए सांसद होते हैं जो कि प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कोई भी गलत काम करने से रोकते हैं, तो हासिल करते हैं। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, ठीक है। सवाल पूछे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, या यहाँ पे कमी है, यहाँ ज़रूरत है। तो सांसद अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उत्तर उनको मंत्री देते हैं। इस तरह से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, ठीक है। तो सरकार की अगर किसी काम में कोई त्रुटि रहती है, कोई कमी रहती है, तो ये जो विपक्षी दल होते हैं वो बताते हैं सरकार को कि आपने ये काम नहीं किया है, ये यहाँ पे कमी रह गई है, या आपने इसको ऐसे करना चाहिए था। तो इस तरह से वो सरकार को की कमियों को सबके सामने लाते हैं और अपने लिए समर्थन भी जुटाते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम इस प्रकार से कार्य करेंगे। इस प्रकार ये विपक्ष की भूमिका होती है। तो यहाँ पे संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है ये वाला, इसको आप पढ़ लेना, समझ लेना। आगे चलते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि उनको या फिर उनको तसल्ली होगी कि हमने अच्छा कार्य किया, या उनको ये भी पता चलेगा कि हमसे ये कमियां रह गई हैं, या उनको ये पता चलेगा कि हमको ये काम ऐसे करना चाहिए। तो उनको एक फीडबैक मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और सरकार को मतलब कि अलर्ट रहना पड़ता है कि हमें फटाफट से अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अगली बार हमारा नंबर जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूरी मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये भारतीय लोक का एक मुख्य आयाम है। अब है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। तो देश में कोई भी कानून है, जैसे 2005 में बना था कि बेटियों का भी संपत्ति में बराबर हक होता है, तो या फिर जो अभी 3 तलाक का मुद्दा उठा था और वो बिल पास हुआ कि 3 तलाक, अपनी तलाक बोल करके कोई भी स्त्री को इस तरह से मुस्लिम धर्म में तलाक नहीं दे सकता। तो मतलब कि इस तरह के कानून जो है वो संसद में बनते हैं। तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल, पृष्ठभूमियाँ क्या होती हैं, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग, उनको हम पृष्ठभूमियाँ कहते हैं, ठीक है। तो मतलब गांव से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों से सदस्य भी बढ़ गए। पहले क्षेत्रीय लोग पार्टियां जो होते थे वो अपने क्षेत्र तक ही रहती थी, पर अब क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी संसद में आने लगे हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। तो सभी को हमारी संसद जो है वो मौका देती है आगे आने का। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा में
वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। ये है कि हमारे देश में कब कहाँ पे कितना वोट डला। तो देखो सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ, लिख लो ये प्रश्न। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ, तो 1951 में। तब डले थे 61.16 वोट, ठीक है। और अब बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, 17वीं सदी में 67% वोट जो है वो टोटल डला है। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। ये बात साफ दिखाई देने लगी जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों ही जीते, ठीक है। तो हमारी कई सीटें जो है वो रिज़र्व कर दी गई हैं, जहाँ से कि SC या ST ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं, और वो जीत कर के आएँ ताकि वो अपने जो समाज विशेष है उनकी बात को सरकार के बीच में रखें। ऐसा ना हो कि वो फिर से दबे रह जाएं। तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, यानी कि उनको भी मौका देने के लिए, उनके समाज को भी मौका देने के लिए इनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं, रिज़र्व की गई हैं। उनको आरक्षित होता है जैसे कि वहाँ पे वही रहेगा, मतलब कि उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, सुरक्षित है। जैसे SC और ST के लिए वो सीट जो है सुरक्षित है, वहाँ पे कोई और नहीं इलेक्शन लड़ सकता। तो जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जुड़ी मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में और SC ST के बाद आती हैं महिलाएं, तो महिलाओं को भी सीटों का आरक्षण मिला है। सुझाव पेश किया गया है, इस सवाल पर अभी बहस जारी है। अभी तक ये मुद्दा बुरी तरह से ये कानून नहीं बना है। 33% महिलाओं के लिए भी मांग रहे हैं कि 33% संसद में महिलाएं ही होनी चाहिए। तो 60 साल पहले देश में केवल 4% महिलाएं थीं, आज उनकी संख्या 11% से ज़रा ऊपर पहुंच पाई है। अब आप इस बात पर ध्यान दें कि आधी आबादी औरतों की, ठीक है, 50% पुरुष हैं तो 50% स्त्रियाँ भी हैं, पर उनका प्रतिनिधित्व कितनी महिलाएं कर रही हैं, केवल 11%, ठीक है, और बाकी सब पुरुष हैं। तो अब महिलाओं को भी मौका मिले, वो भी अपने औरतों की बातों का समर्थन कर सके, ढंग से बता सकें, इसलिए महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं तो आधी आबादी औरतों की तो साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिली है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत है और भारत के लोगों की आस्था झलकती है, ठीक है। तो आपका ये लेसन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद ढूंढेंगे इसके आंसर, ठीक है, ये कर लेना आप। जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए लिखवाए हैं बीच बीच में, वो प्लीज़ ज़रूर लिखना, और उसके अलावा जो अभ्यास के प्रश्न है वो करके भेज देना। पलक प्लीज़ तुम भी जल्दी से कर लिया करो काम। मुझे बहुत खुशी है कि अक्षत का काम समय से आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।